नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए मुंबई के वर्ली शमशान घाट लाया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक चेयरपर्सन नीता अंबानी ने मुंबई में रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मुंबई में रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया, उन्हें याद किया। अभिनेता आमिर खान और निर्देशक किरण राव ने रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। अभिनेता आमिर खान ने कहा, यह देश के लिए दुखद दिन है। देश के लिए रतन टाटा का योगदान अमूल्य है। हम सभी उन्हें बहुत याद करेंगे। इतना बड़ा नुकसान देश के लिए रतन जी हमारे बीच में। आज का दिन बहुत ही दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। रतन जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा, उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। सब कोई ऐसी मेमोरी जो आप याद करना चाहेंगे, सब बताना चाहेंगे। इतना बड़ा नुकसान देश के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनपद हापुड़ थाना साइबर क्राइम पुलिस ने 2 ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो एटीएम मशीन के एटीएम कार्ड स्लॉट में फेविक्विक डालकर ठगी की घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने उनके पास से 3 मोबाइल फोन, 2 फर्जी रसीद, 1100 रुपये नगद, 1 प्लास कटर, टेप, मार्कर, बैग और फेविक्विक्स सहित घटना में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद की है। आपको बता दें कि पकड़े गए दोनों बदमाश प्रशांत और फैजान स्कूटी पर अलग अलग शहरों में निकलते थे और एटीएम मशीन में जब कोई पैसे निकालने के लिए घुसता था, अंदर जाता था, तो उस व्यक्ति के पीछे जाकर वो खड़े हो जाते थे और चुपके से उनका गोपनीय पिन नंबर देख लिया करता था। इन शातिर बदमाशों का काम करने का तरीका बेहद ही अनोखा था, जो शायद आज से पहले आपने कभी सुना ही नहीं होगा। ये दोनों लोग पहले एटीएम में कागज पर फर्जी हेल्पलाइन लिखकर अपना मोबाइल नंबर डाल देते थे और इस एटीएम के एटीएम स्लॉट में फेविक्विक डाल देते थे, जिससे जब भी कोई पैसे निकालने एटीएम मशीन में आता था तो उसका एटीएम कार्ड मशीन में ही फंस जाता था, जिसके बाद वह पीड़ित व्यक्ति वहां लगे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता था, जिसको इनका ही दूसरा साथी दूर खड़ा होकर रिसीव करता था और उन्हें भरोसा दिलाता था कि हमारा टेक्निकल कर्मचारी जब एटीएम मशीन के पास आएगा तो एटीएम कार्ड निकालकर आपको आपके पते पर भेज दिया जाएगा, जिससे वह व्यक्ति अपने घर वापस चला जाता था। उसके बाद यह आरोपी उसके एटीएम को मशीन से प्लास की मदद से खींचकर बाहर निकालता था एटीएम कार्ड को, और कहीं दूर जाकर दूसरे एटीएम से पैसे निकाल लेते थे। इन लोगों ने ऐसे ही घटना हापुड़ जनपद में की कई घटनाओं को अंजाम दिया। इसके बाद साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक मुकदमा पंजीकृत कर उनकी तलाश की तो पुलिस के हाथ ये दोनों शातिर बदमाश लगे। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। क्या इनका अपराध करने का तरीका और क्या इनसे बरामदगी की गई? थाना साइबर क्राइम जनपद हापुड़ ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करी है।
दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, ये जो गिरोह बन के काम करते थे। कुछ मुकदमे इन पर पंजीकृत हैं जनपद गौतम बुद्ध नगर में, मुरादाबाद में, और इस जनपद में भी कुछ मुकदमों का खुलासा हुआ है। साथ ही साथ ये जानकारी हुई कि इन्होंने बहुत सारी घटनाएं कारित करी हैं इससे पहले। उनके बारे में विवेचना के दौरान इनसे पूछताछ होगी। इनका मोडस ऑपरेंडाई मैं आपको बताना चाहूँगा। ये दिल्ली से निकलते थे किराए की गाड़ी लेकर के, और हमारे ATMs पे जा कर के, वहाँ पे जो भोले वाले लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ ATM में जाते हैं, और ये उसमें पहले से एक व्यक्ति जो आपने देखा होगा एल्फी या इस तरह का स्टिक करने वाला जो प्रोडक्ट है, जो कि आमतौर पे इसको फेविक्विक के नाम से आप लोग जानते हैं, उसको ATM मशीन के अंदर लगा देते थे। जब कोई व्यक्ति उसमें अपना कार्ड डालता था तो कार्ड चिपक जाता था, और फिर ये उनसे कहता था कि आप जो है इस नंबर पे बात कर लीजिए। वो नंबर भी इनके द्वारा कार्ड पे लिखा हुआ अलग से होता था, इन्हीं के गिरोह के सदस्य का वो नंबर होता था। उससे बात करते थे और वो इनको बताता था कि थोड़े दिन में या हमारा कंपनी का टेक्निकल कर्मचारी आकर आपका कार्ड निकाल लेगा। इस पर वो व्यक्ति संतुष्ट होकर के ATM से जब बाहर आ जाता था तो ये अब उसको प्लास से उस ATM कार्ड को बाहर खींचकर, और चूँकि देख ही चुके होते थे 2-3 बार प्रयास के दौरान कि उनका पिन क्या है, उससे उसके पैसे निकाल लिया करते थे। इनको इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के ज़रिए इनको पकड़ा गया है। इनके गिरोह में जो और सदस्य हैं उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इन्होंने जो और घटनाएं कारित करी हैं उसके बारे में भी कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या बरामदगी की गई है सर? देखिए, इनसे बरामदगी मोबाइलें हैं, रसीदें हैं, नकदी है, बैग, पर्स, और जो घटना में स्कूटी ये प्रयोग करते थे उसकी बरामदगी हुई है। कुछ ATM कार्ड जिन्होंने यूज़ किए हैं उनके बारे में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी भी बरामदगी इनसे हो सके। हम प्रयास कर रहे हैं, जो इनसे सुराग मिले उसके आधार पर हम उसकी बरामदगी करने का प्रयास करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माता के दर्शन के लिए निकले। मां भगवती शीतला माता, बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी, मरुगंज मारवाड़ी सेवा समिति, छोटी पटन देवी, श्री दलहट्टा देवी जी के दर्शन किए। वहीं उनके साथ बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हर वर्ष नीतीश कुमार पटना के भिन्न भिन्न मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और बिहार की तरक्की के लिए माता से कामना करते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर थाना क्षेत्र में ग्राम बरौदा डंग में घूस लेने का मामला सामने आया है। फसल मुआवजे के नाम पर घूस लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीर देखिए, जहां फिर एक लेखपाल के सहयोगी हैं जो घूस ले रहे हैं और उसका वीडियो वायरल हुआ है। खराब फसल की सर्वे रिपोर्ट लगाने के नाम पर दलालों के माध्यम से लेखपाल द्वारा रिश्वत ली जा रही है। रिश्वतखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शासन की जीरो टॉलरेंस नीति का खुलेआम जमकर मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। प्राइवेट सहकर्मियों के माध्यम से पैसे वसूल कर किसानों से ठगी की जा रही है। भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी की बिहार की सबसे बड़ी डीलर अलंकार ऑटो सेल्स अपनी शाखा की दूसरी सबसे बड़ी ट्रू वैल्यू शोरूम राजापुर पुल बोरिंग कैनाल रोड के पास उद्घाटन मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आदित्य अग्रवाल के द्वारा होने जा रहा है। यह जानकारी अलंकार मोटर्स के CEO अशोक प्रियदर्शी ने दी। बिहार का पहला ट्रू वैल्यू शॉप है जो 2 तल्ले में बना हुआ है, जिसमें लगभग 50 से 60 गाड़ियों को रखने की व्यवस्था है। CEO अशोक प्रियदर्शी ने कहा कि आज के समय में ट्रू वैल्यू की गाड़ियों की मांग बढ़ गई है और ये मारुति के द्वारा एश्योर्ड है। इसमें गाड़ियों की वारंटी और फ्री सर्विस शामिल होती है। एक्सचेंज करने वाले ग्राहक भी पीस ऑफ माइंड में रहते हैं और अपनी गाड़ी मारुति कंपनी को सौंप कर, और खरीदने वाले कस्टमर भी कंपनी से खरीदकर मारुति की सारी अहर्ता को प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर अलंकार के सेल्स मैनेजर अरविंद श्रीवास्तव, संतोष कुमार सिन्हा, विकी कुमार, संजय सिन्हा, अमित राज और सन्नी उपस्थित रहे। और पटना आके मुझे बहुत अच्छा लगा है, वापस बहुत दिन बाद में आया और
हम हर बार देखते हैं एवरी टाइम आई कम हियर, अशोक जी जो चीज़ बनाते हैं वो पूरे दिल से बनाते हैं और ये चीज़ उनके काम में भी दिखाई देती है। तो सिर्फ बनाना ही नहीं इम्पोर्टेंट होता, कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं, जैसे ये उन्होंने वाले आउटलेट बनाया, इसके बारे में मैं आपको बताया था, ये इंडिया का पहला ऐसा आउटलेट है जो कि इस फॉर्मेट में बना है और इससे मारुति ने सीख के आपको शायद नहीं मालूम होगा बट हमने एक नया फॉर्मेट लॉन्च किया जिसका नाम ही स्मार्ट फॉर्मेट है। और इंडिया में मैं कई बार ऐसी मिसाल देता हूँ कि शायद ही कोई ऐसी वर्कशॉप होगी जिसमें आज से 10 साल पहले 8 की प्रोडक्टिविटी आ रही थी और वो अलंकार पटना में आ रही थी। क्यों? क्योंकि एक चीज़ होती है कि कोई चीज़ को बनाना और एक चीज़ होता है कि उसको आपने मैनेज कैसे किया, उससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे बनाई। तो ये जो फॉर्मेट बना है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इससे भी एक अच्छा बिजनेस हम ट्रू वैल्यू का पटना शहर में कर पाएंगे और इसको और अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ट्रू वैल्यू के नाम को ही और अलंकार के नाम को ही आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच and inviting us for being a part of this. Thank you. The zonal head to value, Tina sir, to say a few words, sir. थैंक यू सर। वैसे मेरे हमेशा एंड उससे पहले जब मैं जो आउटलेट आया था तो मुझे देखकर ये पूरा सेटअप को देखकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक्सपेक्टेड वही था। मैं ड्राइंग देख रहा था और नक्शे में जो निकल के आ रहा था मुझे लगा कैसे बनेगा, क्या बनेगा, बट जब मैं वाकई में जब यहाँ पर आया तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये कुछ अलग है और इससे हम अब एक बुलंदियों की छू सकते हैं क्योंकि वाकई बहुत अच्छा है और कस्टमर का जो भी अब जिस तरह से जो फ्लो है अभी आप देखेंगे तो जरूर जिस तरह फ्लो है नीचे जाने का, ऊपर में जो है जिस तरह सेटअप रखा गया है गाड़ियों की। और सबसे बड़ी बात है सर कि जो गाड़ियाँ जो रखी जाती है उसकी क्वालिटी, चाहे वो अंदर की क्वालिटी हो जो बाहर की क्वालिटी हो, इतनी अच्छी बेहतरीन गाड़ियाँ इतने अच्छे से रखा जाता है एज गुड एज न्यू कार। तो वाकई में आई थिंक इट्स अ वेरी गुड गिफ्ट फॉर द कस्टमर्स ऑफ पटना आई वुड से। थैंक यू सो मच। Congratulations everyone for this ये नए आउटलेट के लिए एंड आई एम वेरी डिलाइटेड। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अशोक सर को ये अपना एक प्रेजेंट किया था प्रपोजल कि हम क्यों ना इसको अपग्रेड करने का सोचें, तो अशोक सर ने मुझसे पहला सवाल ये पूछा था कि वो बन पाएगा जैसा आप लोग चाहते हो जैसा। और आई एम वेरी हैप्पी टुडे दैट जैसा सर ने बताया कि ये एज अ स्मार्ट सोल्यूशन फॉर ऑल इंडिया एज एन एग्जाम्पल ये सेट हुआ है। एंड आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी प्रेटी श्योर कि इससे बहुत अच्छा कस्टमर को भी काफ़ी कन्वीनियंट लोकेशन पे और बहुत ही अच्छा एक आउटलेट एक जगह मिली है जहाँ पे वो लोग पहले से आते रहे। अब उनको एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर बिजनेस। जिस तरह से ट्रू वैल्यू ग्रो कर रहा है, जिस तरह से यूज्ड कार इंडस्ट्री ग्रो कर रही है बिहार में और जिस तरह से ट्रू वैल्यू उसमें ग्रो कर रहा है, आई कैन ओनली सी मोर एंड मोर सक्सेस फॉर आवर ब्रांड इन द कमिंग डेज। थैंक यू वेरी मच। सवाल ये है कि यूज्ड कार का आने वाला भविष्य क्या है? तो यूज़ कार का भविष्य तो बहुत अच्छा है क्योंकि आप देखेंगे कहीं भी जो हमारे डेवलप मार्केट्स हैं वहाँ पे आप यूज़ कार जो है वो ऑलमोस्ट 2:1 में बिकता है। हिंदुस्तान में अभी यूज़ कार मार्केट जो है वो 1.4:1 है, मतलब हर एक नई गाड़ी के पीछे 1.4 गाड़ियाँ यूज़ कार बिकती हैं। तो नई कार की मार्केट अगर मान लीजिए लास्ट ईयर 40 लाख थी, यूज़ कार की मार्केट करीब 50 से 52 लाख के बीच में थी और उसमें से जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का शेयर है वो बहुत कम है क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली यूज़ कार मार्केट जो है वो ब्रोकर ड्रिवन मार्केट रही। तो उसमें क्या रहा कि छोटे छोटे ब्रोकर्स 10 गाड़ी 12 गाड़ी लगा के अपना वो गाड़ी बेचते थे या फिर हम अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जानने वालों में गाड़ी खरीदते बेचते हैं। तो ऑर्गेनाइज ट्रेड जो है वो पिछले 5-6 साल में उसने बहुत ज़्यादा पकड़ ली। मारुति ट्रू वैल्यू जब आया था तब ऑर्गेनाइज ट्रेड था नहीं और धीरे धीरे मारुति ट्रू वैल्यू ने ऑर्गेनाइज ट्रेड को बढ़ाया और अब हम साल की ऑलमोस्ट 5 लाख गाड़ियाँ बेचते हैं ऑर्गेनाइज ट्रेड में। स्क्रैप पॉलिसी में इसका कितना योगदान होगा? स्क्रैप पॉलिसी बहुत अच्छी आई है, सरकार की बहुत अच्छी है। स्क्रैप पॉलिसी के आने से लोगों में पुरानी गाड़ी अपनी स्क्रैप करके नई गाड़ियों को लेने का
मारुति बहुत अपनी तरफ से भी हम भी बोनस दे रहे हैं और सरकार की भी बड़ी अच्छी इसके अंदर पॉलिसी है कि भाई पुरानी गाड़ी आप दे दीजिए, उसकी जगह आपको स्क्रैप करके नई गाड़ी आप ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट कई सारे कंसेशन दे रही है, हर स्टेट में अलग अलग कंसेशन है और बिहार में भी अब RVSF खुल गए हैं और गाड़ियाँ स्क्रैप होनी शुरू हो गई हैं। तो ये आगे बढ़ के नई गाड़ी की सेल में इससे काफ़ी इजाफा मिलेगा। आपने कहा कि ये यूनिक है और इंडिया में पहले ऐसा आउटलेट, स्मार्ट आउटलेट की बात आप जी, तो क्या डिफरेंस पहले था और अब क्या उसमें बदलाव आया है जिससे कि इसको स्मार्ट कैटेगरी में? इसलिए देखिए इसमें 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये हमारे ओपन फॉर्मेट हैं सारे, तो ये आप देखिएगा कि कवर्ड फॉर्मेट है। इसके अंदर क्या है कि गाड़ी कस्टमर एक अच्छे कंफर्टेबल एरिया में देख सकता है और उसमें क्या होता है कि गाड़ी भी जैसे ढकी हुई है तो डस्ट और बाकी चीज़ें उसको इम्पैक्ट नहीं करती, बार बार सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती और कस्टमर को कन्वीनियंस है कि वो एक ही एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं पूरे एरिया में। ये नहीं कि भाई मैं बाहर गया फिर मैं अंदर आया, कभी बारिश है कभी धूप है, तो कस्टमर को उससे इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, कस्टमर के लिए कन्वीनियंस है। स्मार्ट इसलिए कहा गया इसमें क्योंकि हम चाहते थे कि एरिया ऐसा हो जो इंटीग्रेटेड हो, मतलब सारी चीज़ें हमें एक ही जगह मिल जाएं। इसमें स्मार्ट का एक और वो है कि अगर ये इसको बड़ा करना चाहते हैं, मतलब और बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हमें सिर्फ पार्किंग एरिया एक्सटेंड करना है और कुछ नहीं करना। तो इसलिए इसको हमने स्मार्ट की डेफिनेशन दी है। ज़मीन पर उतारना तो कितना प्रॉब्लम हुआ, कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे इसको ज़मीन पर आपने उतारा, ये रीज़न? बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मुझे तो पहले भरोसा ही नहीं था कि मारुति, क्योंकि अपने नॉर्म्स में इतनी स्ट्रिंजेंट है और इम्प्लीमेंटेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमको इस छोटे से जगह में न्यू फॉर्मेट की परमिशन मिलेगी। मैं तहे दिल से मारुति टीम को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इसको कंसिडर किया। कंसिडर करने के पीछे हमने मारुति टीम को बताया था कि इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है और ये पटना का पहला एक ऑपरेशनल, प्रैक्टिकली ऑपरेशनल और रिकॉग्नाइज्ड एक आउटलेट था। तो इसकी लोकेशन सब लोग जानते थे, तो इस चीज़ को मारुति ने भी समझा और हमारे ऊपर काफ़ी कृपा रही मारुति सुजुकी की, उन्होंने इस फॉर्मेट को दिया। और हमने फिर जब इतना बड़ा मौका हमें मिला तो हमने पूरी कोशिश की कि मारुति के एक्सपेक्टेशंस से कम नहीं, कुछ ज़्यादा ही अच्छा इसको बना सकें। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे जो यूज्ड कार ग्राहक हैं उनके लिए ये सही में एक माइलस्टोन होगा। इंडिया का ये पहला है इस तरह का फॉर्मेट? जी, जैसा मुझे बताया गया है कि इस तरह का जो कवर्ड फॉर्मेट है इसमें डुअल लेवल डिस्प्ले है, ये पहला है इंडिया का। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन से देश भर में शोक की लहर है। इधर उनके निधन की खबर सुनकर भावुक हुए देश के चर्चित अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने भी अपनी अनोखी कलाकृति से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने अपने 3 घंटों के कठिन मेहनत के बाद पीपल के पत्ते पर प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा की बेमिसाल तस्वीर उकेरी है और उन्होंने रिप रतन टाटा लिखकर उनके प्रति अपनी भाव प्रकट कर मौन धारण भी किया। देश ने महान उद्योगपति और प्रेरणादायी व्यक्तित्व को खो दिया है। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन पूरे देश के लिए पूर्णीय क्षति है। इन्होंने न सिर्फ भारतीय उद्योग को ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि अपने सामाजिक कार्यों से भी नई बुलंदियों को छुआ है। इनकी सादगी, नेतृत्व और पारदर्शिता हम सबों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। हम अपने कलाकृति के माध्यम से इनको सत सत नमन करते हैं। मैं मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट, बिहार। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के झरकोन गांव के लाभार्थियों को कई महीनों से राशन सामग्री नहीं मिल रही है। राशन नहीं मिलने से कोटेदार के खिलाफ आक्रोश है। राशन को लेकर गांव के कोटेदार की बड़ी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन देकर कोटेदार को हटाकर दूसरे कोटेदार से राशन सामग्री दिलाए जाने की मांग उठाई है। पीड़ित लाभार्थियों ने अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायती पत्र देने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव, ग्राम झरकोन के। क्या समस्या लेके आए? कोटेदार की समस्या लेकर आए।
और राशन नहीं देता, हर यूनिट पर 1 किलो कम देता है जिसको देता है, और अंगूठा लगाकर भगा देता है। वो राशन नहीं देता है, बाद में 2-3 महीने का खा गया है और देता नहीं है। शिकायत की थी आपने? हमने 1 तारीख को भी शिकायत की, 4 तारीख को भी शिकायत की, SDM DM ने सब ने शिकायत की, और जिला पूर्ति में गए। जिला पूर्ति सामाजिक बनावे खिलाने फिर रहे, तो सामाजिक बना लो तुम। हमने कि हम सामाजिक नहीं बना। कोटेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना जांच के लिए गए। गांव में ऐसे कितने लोग होंगे जो राशन के लिए परेशान हैं? राशन पूरा गांव परेशान है, फिर भी कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। सब लोग डराते हैं, गांव को धमकाता है, वो कोटेदार नेतागिरी करता है, और सब गरीब आदमी डरा जाते हैं। अभी कितने राशन धारक आए हैं डीएम के पास? अबे कम से कम 20 राशन धारक आए हैं। क्या नाम है आपका? जयराम। कहाँ से आए हैं? झरकोन। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए? राशन नहीं मिलता। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि राशन मिलता देती नहीं, अंगूठा लगवा लेती हैं, देती हैं। कौन है कोटेदार? कोटेदार कौन है? पुष्पा। तो कब से आपको राशन नहीं मिला है? हमको 20 से 21 से नहीं मिला है। कितने गांव में ऐसे फिर हम लोग? गए नहीं हैं, 1-2 बार भगा दिया, फिर हम गए नहीं। इस मामले की शिकायत नहीं की तुमने कभी? शिकायत की। कितनी शिकायत कर चुकी? लगभग 8-10 शिकायत की। क्या कार्रवाई हुई? पैसा दे के वो जाँच होती, लेकिन फिर पैसा दे के और हमारी कोई सुनवाई। गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें राशन नहीं मिलता है? लगभग बहुत से लोग हैं, जो तो पता नहीं है कि कितने के, बहुत से हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में उत्तर मध्य रेलवे महाप्रबंधक इलाहाबाद उपेंद्र चंद्र जोशी ने ललितपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को परखा। इस दौरान अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को विकास कार्यों के संबंध में उचित दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान बुंदेलखंड विकास सेना ने 4 सूत्रीय जन सुविधाओं की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। महाप्रबंधक ने ललितपुर स्टेशन को महत्वपूर्ण अमृत स्टेशन बताया। देखिए, ललितपुर काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है, रेलवे स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट टाउन भी है। तो यहाँ अमृत स्टेशन का कार्य चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाना है। तो उसकी प्रगति हमने आज देखी है, कुछ प्रगति ठीक चल रही है। थोड़ा सा और कुछ कोशिश करेंगे तो जल्दी इस काम को पूरा करा लेंगे। इसमें हम लोग सर्कुलेटिंग एरिया वगैरह डेवलप कर रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पर यार्ड रिमॉडलिंग का भी काम चल रहा है, जिसमें कि नए प्लेटफॉर्म वगैरह आने हैं। तो वो कार्य भी जल्दी ही किया जाएगा, फरवरी तक उसको भी करना है। तो काफ़ी कुछ कार्य हो रहे हैं ललितपुर के लिए, जिससे कि यात्रियों को जो सुविधा मिल रही है उसमें फ़ायदा होगा आगे। सर, अभी दुर्घटना हुई थी, तो रेलवे की पटरी पे स्टीकर का बना था, दूसरा ये केला गाड़ी जो है पूरी पटरी से निकल गई थी, इसमें क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, ऐसा है, जो भी दुर्घटना होती है या जो भी इंसिडेंट होता है, अनयूजुअल इंसिडेंट होता है, उसकी डिटेल्ड इंक्वायरी की जाती है। तो जो 2 आपने केसेस बताए हैं उसमें भी डिटेल इंक्वायरी की गई है, और जो उसमें हमें फर्दर प्रिकॉशंस लेने हैं उसके इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए गए हैं। और ये एक रेगुलर काम है, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि कोई भी इस तरह की इंसिडेंट्स ना हो। और हमारा RPF स्टाफ, हमारा इंजीनियरिंग स्टाफ, हमारा ऑपरेटिंग स्टाफ सब लगा हुआ है कि ट्रेनों को हम सुरक्षित रूप से चलाएं, जिससे कि यात्री समय से अपनी जगह पे पहुंच सके। सर, तीसरी लाइन है सर, अभी अधूरा काम है, कब तक पूरी हो रही है? तीसरी लाइन का काफ़ी कुछ काम तो हो चुका है, 2 ब्लॉक सेक्शन में छूटा है, उसके काम की भी हम तेजी ला रहे हैं उसमें, वो भी जल्दी काम करवाएंगे। सर, ललितपुर लाइन कोई है अशोकनगर से ललितपुर के लिए? अशोकनगर से ललितपुर के लिए जनेरी अशोकनगर ललितपुर लाइन। हाँ, उस पर सर क्या प्रोसीजर चल रहा है उसका अभी न्यू ललितपुर वाला ना, न्यू ललितपुर नहीं सर, यहाँ से वाया जनेरी होते हुए अशोकनगर 2012 में बजट वगैरह उसका तो अभी बेसिकली हम लोग सर्वे करवा रहे हैं। अभी तो उसके सर्वे करवाने के बाद जाएगा। सर्वे करने के बाद एक पूरा प्रोसेस होता है, फिर वर्क सैंक्शन होता है। बट 2022 में आपके द्वारा एक टीम गठित की गई थी, मई 2022 में इलाहाबाद से एक टीम गठित की गई थी। उसके लिए शायद बजट भी 51 लाख रुपए जारी हुआ था, लेकिन उस सर्वे के बाद क्या हुआ, ये कोई प्रोसीजर फिर उसमें? देखिए, ऐसा है, सर्वे में कभी कभी टाइम लगता है, लेकिन कोशिश की जाती है कि सारे सर्वे जल्दी पूरे हों और निर्णय हो जाए कि आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। उसका एक प्रोसेस है, उसको हम फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। ललितपुर से सागर के लिए हुआ था, चल रहा था, ललितपुर बिरारी होती है सागर रेलवे लाइन। सर्वे जो है अभी जैसे ही अपने फाइनलिटी पे पहुंचेंगे उस पर कार्रवाई होगी।
ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने पुरी समुद्र तट पर रेत से उद्योगपति रतन टाटा की कलाकृति बनाई। तस्वीरें देखिए आप, जहां ये तस्वीर है उड़ीसा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने पूरी समुद्र तट के किनारे रेत से बालू से कहा जाए रेत से उद्योगपति रतन टाटा की कलाकृति बनाई है। लाओस के वियंतियाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियान इंडिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, मैंने भारत की एक्ट ईस्ट इंडिया की नीति की घोषणा की थी। पिछले 1 दशक में इस नीति ने भारत और एशियान देशों के संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले 1 दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। आसियान सेंट्रलिटी को प्रमुखता देते हुए 2019 में हमने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ये आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक को कॉम्प्लीमेंट करता है। मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले 1 दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। आसियान सेंट्रलिटी को प्रमुखता देते हुए 2019 में हमने इंडो पैसिफिक। रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि उद्योग जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। रतन टाटा जी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे और झारखंड से उनका विशेष लगाव था। उन्होंने सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन किया। देश को आगे बढ़ाने में भी उनका योगदान रहा है। और कहीं न कहीं उद्योग जगत के लिए एक शून्यता भी है। रतन टाटा जी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे और झारखंड से उनका विशेष लगाव था। झारखंड खास करके जमशेदपुर से बहुत ही लगाव था और कभी भी झारखंड में कुछ भी काम करना होता था बेझिझक वो करते थे। और उसके साथ ही साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन उन्होंने काफी किया। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक दायित्वों में भी काफी उनकी रुचि होती थी और एक प्रसिद्ध व्यवसायी के साथ साथ जो उद्योग जगत के लिए जो उन्होंने किया और उसके साथ ही देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए भी उनका अहम योगदान रहा और हमेशा देश के लिए सोचते रहे। तो निश्चित रूप से ये एक अपूरणीय क्षति है और इसकी भरपाई करना कठिन है। तो मैं उनके प्रति गहरी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और साथ ही साथ चूंकि जिस तरह से झारखंड और खास करके जमशेदपुर की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए भी उनका प्रयास रहा है और हर कामों में, और उसके साथ ही संकट के समय हमेशा देश के साथ खड़ा रहना, ये भी एक उनका ये उदारता। और कोविड के समय में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत बड़ी रकम कोविड के समय में भी उन्होंने देश को दिया और उन्होंने ये भी कहा कि साथ में और जो आवश्यकताएं होंगी मैं करूंगा। तो निश्चित रूप से देखें तो ये बहुत बड़ी क्षति है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।